हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, मैं आनंद मेहरा यूकेएसएससी पैटर्न पर आधारित हिंदी व्याकरण के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूकेएसएससी पैटर्न पर आधारित हमारे बैक टू बैक लेक्चर आ रहे हैं, वो भी हिंदी व्याकरण के। इससे पहले हमने वर्णमाला का लेक्चर आपको करवाया और आज हम उसके टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे ही हमारे पिछले लेक्चर भी थे, तो आपको उनकी पीडीएफ प्राप्त करनी है। साथ ही साथ इस 100 प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप से इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर कहाँ मिलेगा आपको, वीडियो में ही दिया जाएगा, इसीलिए आप लोग वीडियो पूरा देखें ताकि आपको समझ आ जाए, और आंसर भी आपको यहीं बता दिए जाएंगे। तो पिछले वीडियोस को देखने के लिए जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बिना देरी के चलिए पहले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। उच्चारण के आधार पर अ है, तो इन ऑप्शन में से आपको उस आंसर को चूज करना है जो बताया गया है कि उच्चारण के आधार पर अ है। तो इन ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर ग, कंठी। साथियों, आपको बता दें, कभी भी कोई भी शब्द आपको बोला जाता है, यानी कोई भी वर्ण बोला जाता है, तो सबसे पहले आपको उस वर्ण को बोलना है। तो वह जहाँ से भी स्पर्श होता है वह आ रहा है, वही उसका उच्चारण स्थान होगा। यदि वो गले से होकर आ रहा है तो वो आपका कंठी होगा। यदि दंत को टच कर रहा है, होंठों को मिला रहा है, तो वो होगा ओष्ठ। यदि आपके जीभ मुड़ रही है उस वर्ण को कहने में, होगा मूर्धन्यती, ओष्ठ। इस तरह से आप लोग पहले कोई भी वर्ण दिया रहता है उस वर्ण को आप लोग अपनी जबान से खुद बोलो, फिर उसका अनुमान लगाओ, तब आप अच्छी तरह से इन प्रश्नों को टैकल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। तो य र ल व व्यंजनों को इन दोनों ऑप्शन में से आप कौन सा कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और क से प वर्ग तक के व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन हम आपको बता दें, जहाँ से भी ये वर्ण टच करते हुए आते हैं यानी स्पर्श करते हैं, वह स्पर्श व्यंजन होगी। यदि क वर्ग है कंठ से करेगा, त वर्ग तालु से करेगा। तो इस तरह से जहाँ से भी ये लोग ये वर्ण जो है टच करेंगे वही इसका उच्चारण स्थान होगा। तीसरा प्रश्न, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? तो जिन वर्ण के उच्चारण में सांस का प्रयोग हो, मित्रों इन दोनों ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर है वो है अघोष। चौथा प्रश्न, वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म से आप क्या समझ सकते हो? ऊष्मा से आप अनुमान लगाओ कि ऊष्मा निकलती है या हवा निकलती है इनके उच्चारण करने में। तो इनमें से आपका सही आंसर है स। एक बार बोलो आप, स। तो उच्चारण में थोड़ा सा आपकी जबान से थोड़ा हवा नहीं हो रही, डिस्ट्रीब्यूट टाइप की स। तो घर्षण टाइप का हो रहा है, तभी इनको ऊष्म और घर्षण व्यंजन भी कहते हैं। तो वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स। पांचवा प्रश्न, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण और अल्पप्राण, सघोष, अघोष हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो महाप्राण ध्वनियाँ जो होती हैं किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी ज़्यादा समय लगता है। अल्पप्राण होता है कम समय, महाप्राण में ज़्यादा समय लगता है। तो महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा हर वर्ग का, चाहे क वर्ग करो आप, चाहे प वर्ग करो, च वर्ग करो। तो हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण जो होगा उस वर्ग का महाप्राण ध्वनि होगी, और हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होगा? अल्पप्राण होगा, यानी इनके उच्चारण में कम समय लगेगा, तो इसलिए इनको अल्पप्राण कहते हैं। दूसरा चौथा जो वर्ण होगा हर वर्ग का, चाहे क वर्ग ले लो आप, चाहे प वर्ग लो, च वर्ग लो, तो उनका जो वर्ण होगा हर वर्ग का दूसरा चौथा वो कौन होगा? महाप्राण। पहला, तीसरा, पांचवा होगा वो होगा अल्पप्राण। ये आप ध्यान रखो। तो छठा प्रश्न, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। तो इनमें से कौन अर्धस्वर कहलाता है? क्यों य तो आधा बन नहीं सकता, म ही बनेगा आधा इस टाइप का, तो इसलिए इसको अर्धस्वर कहते हैं। सातवां प्रश्न, प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर जो लौ है वो है पार्श्विक ध्वनि। अगला प्रश्न आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा अमात्रिक है? तो इनमें से आपको बताना है किसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? कलरव। कलरव में किसी भी मात्रा का उपयोग इसमें नहीं हुआ है। नौवां प्रश्न, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो साथियों, छ जो है एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो इतना आप ध्यान रखो, जो छ बनता है क प्लस सौ से मिलकर बना है। यानी यदि आपको छ से संबंधित शब्दों को जानना है तो आपको क वाले कॉलम में जाना होगा,
तब इसका आपको जानकारी मिलेगी छ वाले शब्दों की। इसका अर्थ ये हुआ। अगला प्रश्न, शब्दकोश में अंक और अह किस वर्ण के साथ आते हैं? तो शब्दकोश में अंक और अह किसके साथ आते हैं फ्रेंड्स? अ जो वर्ग है स्वरों का उसके साथ आते हैं। जब अ में ही अनुस्वार लगा तभी वह अंक और अह बना। अगला प्रश्न 11वां वाला, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है। महाप्राण में हमने क्या बताया, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा महाप्राण होगा। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हर वर्ग का वो क्या होगा, अल्पप्राण होगा। तो इन ऑप्शन में से महाप्राण ध्वनि इसमें कौन सी है, त, थ, द। तो इसमें से क भी नहीं बन रहा, ऑप्शन नंबर क आपका सही आंसर है, थ। दूसरा त, थ हर वर्ग, ये दूसरा है ना, त वर्ग का दूसरा वर्ण है। 12वां प्रश्न, निम्न में से दंतप्य वर्ण है, यानी दांतों का प्रयोग इस वर्ण को के उच्चारण में हो रहा है, त और ऊ। तो ऊ में तो नहीं हो रहा है, एक बार ऊ बोलो, आपके ओष्ठ यानी होंठ टच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो इसमें तो होष्ठ का प्रयोग हो रहा है, यानी त में आपकी जो जीभ है दांतों से ऊपर टच हो रही है, तो इसलिए इसको दंतप्य वर्ण कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका त हो गया। 13वां प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान, एक बार आप घ बोलो तो घ का उच्चारण स्थान आपके कंठ से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क वर्ग का जो भी वर्ण होगा वो कंठ वर्ण होगा। 14वां प्रश्न, इनमें से व्यंजन अल्पप्राण है। तो बार बार हम वही कह रहे हैं आपको, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण, दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण होगा। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, हमने आपको बता दिया। तो इनके हिसाब से माने तो च और फ में से प जो है पहला हुआ, फ जो हुआ दूसरा वर्ण हुआ। तो पूछा हमें अल्पप्राण है, तो यहाँ पे च ये जो हो गया अल्पप्राण हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहला वर्ण है ये। 15वां प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो साथियों आपको बता दें, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। तो ये वर्ण जो होंगे कहीं ना कहीं से उच्चारण कर यदि हम इनका करें तो स्पर्श ये जरूर करते हैं। तो ट का जो आप लोग समझ सकते हो कि ट तो एक स्पर्श व्यंजन है, तो य क्या है, एक स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन अभी हम बताएंगे आपको। 16वां प्रश्न, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि है। इन दो ऑप्शन में से आपको बताना है कौन स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ ध्वनि है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है, जल्द से जल्दी आप लोग भी इसके साथ हमारे साथ ही चलिएगा, इसका सही आंसर आपका व है। 17वां प्रश्न, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो हिंदी की जो तालव्य ध्वनियाँ हैं, यानी जिसमें ता का प्रयोग होता है, अब ट, ठ, ड, ड इसमें तो नहीं होगा ना, तो च, छ ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपकी जीभ और जो है दांतों से ऊपर से टच होकर नीचे झटके के साथ आ रही है। तो तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होगी, च, छ, ज और ज। अगला प्रश्न, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंतव्य ध्वनि कौन सी है? तो हिंदी की स्पर्श ध्वनि है वो, और घोष है, महाप्राण है, दंतव्य ध्वनि है। तो आप लोग तो समझ सकते हो कि बहुत तो नहीं हो सकती। तो इसका जो सही आंसर आपका होना चाहिए 18 का, वह होना चाहिए आपको थ, क्योंकि इसमें बात किसकी हो रही है साथियों, घोष की हो रही है और दंतव्य, क्योंकि भ में आपके ओष्ठ हो रही है ना टच, तो ध में आप देख रहे हो कि दांतों से ऊपर होते हुए चल रही है। 19वां प्रश्न, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? थ और त में से आपको बताना है कि अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष को आप अच्छी तरह से डेफिनेशन लेके याद कर लो। हमारा लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो कौन सी ध्वनि इसमें से अल्पप्राण है? तो अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है, पहला वर्ग है त। 20वां प्रश्न, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन है, य, र, ल, व। तो इसमें से आपका जो सही आंसर नहीं है वो वाला है, तो ब इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि वो एक अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं हमने आपको बता रखा है, जिनके उच्चारण और व्यंजन में और स्वरों का तालमेल उनके अर्थ में देखा जा सकता है, यानी हमने बड़ी खूबी से बता रखा, आपको जरूर लेक्चर देखिएगा। तो द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। यदि द हम बोलें तो कहाँ से इसका प्रयोग हो रहा है, आप लोग एक बार बोल के देखो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। तो द का जो सही आंसर है द, तो दंत का प्रयोग हो रहा है, नहीं आपके दांतों के बीच आपकी जीभ आ रही होगी दंत, तो वह दंत स्थान इसका हो गया।
तो किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो इन 3 शब्दों में आपको बताना है कि री स्वर नहीं है। तो कृपा में री हो, कृपा, कृष्ण, इसमें भी री है। यहाँ पे एक सिंपल सा शब्द दे रखा है, उसमें नहीं है, निराश, ऐसे करके शब्द है। यहाँ पे आपको शॉर्टेज थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो निराश इसका सही आंसर है। 23वां प्रश्न, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार ध्वनि किन्हें कहते हैं साथियों? अंक और अह को कहते हैं। जो स्वरों के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं, अंक और अह को हम अनुस्वार ध्वनियाँ कहते हैं। अनुस्वार ध्वनियाँ क्यों कहते हैं, इस पर हमने आपको ऑलरेडी उस लेक्चर में बता रखा है। तो कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो इन 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी जिसमें होंठों का प्रयोग नहीं हो रहा है। म में तो आपके होंठ एकदम से टच हो रहे हैं, ब में भी हो रही है, आ में नहीं हो रही है। आ में आपकी मुंह पूरा खुल जा रहा है, इसलिए आ इसका सही आंसर हो गया। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो इन 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन वर्ण घोष नहीं है। घोष हमने आपको बता रखा है कि घोष क्या होते हैं, जिनको कहने में, जिनके उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो वो होंगे घोष वर्ण। इसमें है घोष नहीं है। तो इसका आपका सही आंसर क्या होना चाहिए मित्रों? होना चाहिए तो ख इसका सही आंसर है। 26वां प्रश्न, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता साथियों? आकार। अगला प्रश्न, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? तो अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? इसमें आप लोग देख लो एक बार। अल्पप्राण में हमने आपको बताया हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण हुआ, दूसरा और चौथा महाप्राण हुआ। तो अल्पप्राण ध्वनि का समूह कौन सा है? च, ज और यू। पहला, तीसरा और 5वां आ रहा है, ये साथ साथ ही आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये इसका रॉन्ग आंसर है। 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो मूर्धन्य का मतलब आप लोग समझ लो एक बार कि आपकी जीभ मुड़ेगी इसमें। तो जैसे ट बोलो, आप एक बार बोलो खुद ही ट, तो आपकी जीभ हो रही है, नहीं मुड़ नहीं रही है ट कहने में। तो मूर्धन्य मतलब मुड़ना, मुँह मुड़ना, मूर्धन्य, ऐसे आप अनुमान लगा सकते हो। तो निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ट, ठ, न। न नहीं है साथियों, क्योंकि न कहने में आपकी जबान टच नहीं हो रही है, न। जबकि ट, ठ में आपकी जबान मुड़ने के साथ ऊपर जरूर मुड़ रही है, टच हो रही है। अगला प्रश्न, इनमें से अल्पप्राण ध्वनि है? तो इनमें से अल्पप्राण ध्वनि आपको बतानी है। क, ख और ध में से अल्पप्राण हमने आपको बार बार वही करें कि पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या हो गया? अल्पप्राण है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर क। 30वां प्रश्न, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो हमने आपको बताया कि अंतस्थ ध्वनियाँ क्या होती हैं? य, र, ल, व होती हैं। तो इसमें से आपका जो सही आंसर है मित्रों, वह क्या होगा? ये होगा ब। यहाँ पे ब लिख रखा है। अगला प्रश्न, द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। तो द यदि आप बोलते हो तो उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसको आपको बताना है साथियों। इसका जो सही आंसर आपका होना चाहिए इस ऑप्शनों के हिसाब से, आप लोग एक बार खुद ही भी ट्राई करिए साथियों। तो द का ध्वनि का उच्चारण द कहाँ पे हो रही है? कंठ से तो नहीं हो रहा है, तालबी से भी नहीं हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? दंती से। 32वां प्रश्न, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ और औ तालबी तो नहीं है, कंठोष्ठ है, यानी आपको गलों के साथ ओष्ठ का प्रयोग इसमें हो रहा है। 33वां प्रश्न, निम्नांकित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। अल्पप्राण और अघोष हमने आपको बता रखे हैं ऑलरेडी। तो इनमें से आपको सही आंसर चूज करना है। इसका सही आंसर आपका है क और त, ऑप्शन नंबर क। वर्णमाला किससे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में 100 ध्वनि है। क्या है 100 ध्वनि? तो तालबी है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है। आप लोग एलिमिनेशन तरकीब बना, मूर्धन्य तो नहीं है क्योंकि मुड़ तो नहीं रही आपकी जीभ। तालबी भी आप लोग लगा देख लो एक बार, तालबी है क्या? एक बार समझ लो साथियों इसको, इस प्रश्न को आप लोग। 35 हो गया। तो इसका सही आंसर है तालबी क। 36वां प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है साथियों वह क्या है? इन दो ऑप्शन में से आपको बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। हिंदी की ब ध्वनि है। हिंदी की ब ध्वनि क्या है? दंत ध्वनि है या
ओष्ठ ध्वनि है ब यदि बोलते हो सीधे सीधे आपके होंठ टच हो रही है, इसलिए ओष्ठ ध्वनि हुई है। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, च है, ज है, ज है, यूँ है। ये इसमें आप लोग मूर्धन्य से मुड़ी हुई जीभ लगा सकते हो, ट ठ ड ढ हो गया। निम्न में से दंत्यक ध्वनि है, यानी इसमें दंत्य का प्रयोग हो रहा है, तो क्या हो गया इसमें क में तो नहीं हो रहा है, गली का हो रहा है, छ में भी नहीं हो रहा है, त में हो रहा है दंत का प्रयोग, तो त इसका दंत्यप्य ध्वनि है। दंतोष्ठ ध्वनि है, तो इसमें से दांतों और होंठों का प्रयोग जिस वर्ण को कहने में हो रहा है वह दंतोष्ठ हुआ। यदि फ बोलते हो तो फ में आप लोग फ जीभ भी लग रही है आपकी और होंठ भी लग रहे हैं। म बोलते हो, व बोलते हो, तो इसका जो आपका सही आंसर है साथियों वह है व। 41वां प्रश्न हो गया हमारा, स्वर समृद्ध है, तो समृद्ध अवृद्ध हमने सारे आपको बता रखे हैं लेक्चर में, तो इसका सही आंसर आपका हो गया ई। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। बहुत से कैंडिडेटों को इसमें प्रश्न रहता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, क्या होती है, इसलिए आपको लेक्चर को पूरा देखना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यदि द्विगुण व्यंजनों को हम मिला दें तो ड और ढ को, तो इसमें संख्या कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। तो एक्चुअल में उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। यदि द्विगुण व्यंजनों को इसमें मिला दें जिनके 2 गुण होते हैं तो उनकी संख्या 35 होती है। स्पष्ट व्यंजनों की संख्या आएगा तो 25 होती है। 43वां प्रश्न, च छ वर्ण का उच्चारण स्थान है। यदि आप च बोलो, छ बोलो तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ होगा, आप लोग एक बार अनुमान लगा लो। इसका सही आंसर है तालु। 44वां प्रश्न, ओ का उच्चारण स्थान है, इसका सही आंसर ओ बोलते हो तो साथियों आपको दंत तो ओ हो रहा है क्या कहीं प्रयोग, तो इसका सही आंसर है आपका कंठ और ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, ओ गले का प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है। 45वां प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, य र ल वो को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इसका सही आंसर क है। 46वां प्रश्न, निम्न में से स्वर नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है स्वर कौन सा नहीं है, साथ सब बच्चे जानेंगे इसको, जो इसका सही आंसर है। 47वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो बहुत से इसमें भी कन्फ्यूजन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है साथियों, उच्चारण स्थान के आधार पर 11 है। यदि टोटल स्वरों की बात करें जिसमें अंक और अह अनुस्वार है, इसकी संख्या 13 हो जाती है। तो यदि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आता है तो इसका आपका सही आंसर होना चाहिए 11, और यदि आपसे पूछता है टोटल कितने स्वर हैं तो आपको 13 बताना चाहिए। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है साथियों, घ तो कंठ से प्रयोग हो रहा है, तो क वर्ण जो भी होंगे कंठ से होंगे। 49वां प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में छ का कर्म किस वर्ण के बाद आता है, तो छ भी एक क्या है, संयुक्त व्यंजन है, इसलिए क वर्ण के बाद छ आता है, क्योंकि क प्लस स मिलके बनता है छ। और संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है, इसमें से आपको बताना है संयुक्त स्वर का उदाहरण, तो इसमें से आपको सही आंसर जो दिख रहा होगा आपको, संयुक्त स्वर हमने आपको बखूबी से बता रखे हैं कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जो उसका सही आंसर है ओ है, नहीं है वो संयुक्त स्वर। संयुक्त क्यों संयुक्त स्वर हमने क्यों बोला मित्रों इसको, क्योंकि यह एक तो अ से बना है फिर ऊ से बना है, यानी दो स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। 51वां प्रश्न, स व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। यदि आप स बोलते हो, एक बार बोल के दिखाइएगा, तो स यदि आप बोलते हो मित्रों तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से आता है, तालु से आता है, यानी जीभ आपकी नीचे जा रही है। 52 का हो गया, व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर दंतोष्ठ होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ग। द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन कौन होते हैं हमने आपको बता रहे हैं, अंक और ड जो होते हैं। तो 53वां क्वेश्चन हो गया हमारा, द्विगुण व्यंजन कौन होते हैं। हमने आपको बताया कि द्विगुण व्यंजनों को मिलाकर ही व्यंजनों की संख्या 35 होती है। ड और ढ जो है द्विगुण व्यंजन है, इनके 2 गुण हमें देखने को मिलते हैं। शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है, त्र एक संयुक्त व्यंजन है, तो हमने आपको बताया है कि त और र मिलके क्या बनते हैं, त्र बनता है, तो त इसका सही आंसर हो गया। 56वां प्रश्न, ड का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है यह भी आपके लिए। तो ड का उच्चारण स्थान क्या है, ड तो कहाँ पे हो रहा है, कंठ से इसका प्रयोग हो रहा है, इसका सही आंसर है आपका ख।
तो 57वां प्रश्न, निम्न व्यंजनों में से ऊष्म व्यंजन है। तो हमने आपको बताया कि ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं, स, तो यानी स का प्रयोग होगा इसमें, ऊष्मा निकलेगी, आपकी रगड़ा टाइप का होगा वर्ण कहने में। 58वां प्रश्न, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग क्या कहलाएगा, महाप्राण, और पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण। इसका सही आंसर हो गया महाप्राण। 59वां प्रश्न, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं। तो 59वां का आपका सही आंसर होना चाहिए मित्रों कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम वाणी कहते हैं। इसका सही आंसर वाणी होगा। 60वां प्रश्न, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कहाँ है। यदि आप ए और ऐ बोलते हो तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसका जो उच्चारण स्थान है कंठ तालु है। ए ऐ कंठ से भी आ रही है और जीभ भी तालु जा रही है। 61वां प्रश्न, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। तो स्वरों की जो एक्चुअल संख्या है साथियों वो मानी गई है 11, और इसमें हम अनुस्वारों को भी मिला दें यानी अंक और अ को, इनकी संख्या 13 हो जाती है। ऑप्शन के अनुसार 11 इसका सही आंसर है। 62वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 52 कुल टोटल वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। और 64वां प्रश्न, क, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। यह है अरबी फारसी की। और निम्न में से दंत व्यंजन नहीं है। तो दंत व्यंजन कौन सा नहीं है, त है, न भी है और ट नहीं है। ट क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है, यानी आपकी जीभ इसको कहने में मुड़ रही है। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। क और ख, क वर्ग क्या होगा, सारा कंठ वर्ग हो गया, यानी कंठ ध्वनियों से प्रयोग होगा। चौथा प्रश्न, स्थान के आधार पर बताया कि मूर्धन्य ध्वनि व्यंजन कौन से हैं। हमने आपको बताया कि मूर्धन्य में क्या होगा, आपकी जीभ ऊपर से मुड़ी हुई और नीचे टच करेगी। तो ड और ढ जो है मूर्धन्य व्यंजन के उदाहरण हैं। निम्न में से अल्पप्राण कौन से हैं। अल्पप्राण में हमने आपको क्या बताया, हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण और दूसरा और चौथा महाप्राण हो गया। अल्पप्राण पूछा है तो क और ब इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। तो नासिक के जो व्यंजन है जिसको किसके उच्चारण में यों का मतलब क्या होगा कि नाक से इसकी ध्वनि निकलेगी, यों कहोगे तो नाक से आता है नहीं। इसका सही आंसर बी हो गया। 7वां प्रश्न, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ऐ वर्ण जो होकर साथियों कंठ तालु कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण कंठ तालु दोनों से होता है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह जो है अंक और आह हैं, हमने आपको पहले अवगत कराया है। 9वां प्रश्न, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन आपको इसमें से किस में दिख रहा है, जिसमें कि दो व्यंजनों का प्रयोग हो रहा है। तो इसका सही आंसर आपका इसमें से है पुनः। तो स ह इनमें से कौन सा व्यंजन है। तो स क्या है साथियों, एक संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी नहीं है। तो निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित जो ध्वनियाँ हैं वो कौन सी हैं, ख और ग। 12वां पर, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन हो, उसे हम घोष कहते हैं। तो इसके अनुसार जो आपका सही आंसर होना चाहिए, एक बार म, कौन सा अमानक वर्ण है। तो अमानक वर्ण को आपको इसमें से खोजना है कि इसका सही आंसर है आपका भ। 14वां प्रश्न, क ग झ व ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो क ज व ध्वनियाँ जो हैं अरबी फारसी से आई हुई हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो गया वी। अगला प्रश्न, हिंदी में मूलतः वर्ण की संख्या कितनी है। तो हिंदी में वर्णतः मूल की संख्या 52 है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। और हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद देखा जाता है, क के बाद। और ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयुक्त में बताए, ज प्लस य। इसका सही आंसर बी हो गया। अघोष वर्ण कौन सा है, इनमें से आपको बताना है अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका कि पहला तीसरा और पांचवा है तो च ज भी नहीं है, सौ है साथियों। इसका सही आंसर अघोष का। और आपका 19 का क्या है,
घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका घ का है, कंठ से इसका प्रयोग हो रहा है। 21वां प्रश्न, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसमें से संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंती नहीं है? तो आपका 22वें का बताना है आपको, उच्चारण की दृष्टि से नहीं है। इसका सही आंसर आपका ट। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम कहते हैं, तो जिन शब्दों के उच्चारण में अ आता है उन्हें हम कहते हैं अक्रांता वर्ण। तो 6 वर्ण किसके संयुक्त से बना है? क प्लस स। ये क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है साथियों? तो इसके अनुसार तो हिंदी में वर्णमाला की जो संख्या है वो कितनी है साथियों? 13 है। टोटल संख्या इसमें दे रखा है। यदि उच्चारण की दृष्टि से बोलता है तो 11 होगी, क्योंकि अंक और अह जो है अयोगवाह हुए। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? साफ साफ दिख रहा है साथियों कि यह एक व्यंजन है। निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है, तो ट ठ ड ड में करो आप, तो घ क्या है? एक क वर्ग के अंतर्गत आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है साथियों? 33 है। हमने आपको बार बार कह रखा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। यदि हम इसमें द्विगुण व्यंजनों को भी मिला दें तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। अगला प्रश्न आ गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें पश्च स्वर है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका आ। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो विसर्ग है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण है। इसका सही आंसर हो गया विसर्ग। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो च छ। तो ठीक है साथियों, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ पे होगा? तालव्य में होगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन नहीं है साथियों? स। तालव्य व्यंजन है, यानी आपके जो व्यंजन है हमने आपको बताया, मूर्धा व्यंजन हो गया, आपका कंठ वाले व्यंजन हो गया। तो तालव्य व्यंजन कौन से हो गया? जो आपके जीभ तालु में जाती है। तो इसका सही आंसर आपका होना चाहिए 33 का ए। अगला प्रश्न आ गया 34 का, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हमने आपको बताया? अंतःस्थ व्यंजन है। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से जब आपकी कोई व्यंजन निकलता है अनुनासिक हो गया। 36वां प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं अनुनासिक व्यंजन हुए। 37वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। 2 अयोगवाह को मिला दें तो 13 हो जाती है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है साथियों। तो कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठोष्ठ ध्वनि इसमें से आपको बताना है कि कंठ से भी और ओष्ठ से भी प्रयोग हो रहा है, तो और जो है कंठोष्ठ ध्वनि है। 39वां प्रश्न इस सीरीज का, छोटे से सीरीज का, और वो तो हमने पहले बता दिए, लगभग 100 प्रश्न होने वाले हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी निर्माण का कार्य कैसे हुआ, तो आपको बताना है इसके अनुसार। तो इसका सही आंसर आपको होना चाहिए, पहले हमने कोई भी ध्वनि हम बोलते हैं तो उसके बाद उस ध्वनि को शब्द रूप दिया जाता है। शब्द का प्रयोग किसी पद में होता है और पद मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। इसका सही आंसर डी हो गया। तो 40वां प्रश्न इस छोटे से सीरीज का, निम्नलिखित से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुंह विविध तक उच्चारित ध्वनि का सही क्रम क्या हो गया? तो कंठ यानी कौन से जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, कहाँ कहाँ से प्रयोग होकर आते हैं? तो पहले हो गया कंठ से, फिर हो गया तालव्य से, फिर वर्त्य से, दंते और ओष्ठ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न 41वां अंतिम प्रश्न, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है। तो 41 का हमारा ये आंसर हो गया। तो साथियों इन सारे क्वेश्चन के लिए हमने तो बता दिया अपने चैनल पे। यदि आपको इसका PDF मिलता है तो आप लोग आंसर को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को देखना आपको पड़ेगा ही। तो साथ ही साथ इस PDF को आपको कहाँ से प्राप्त करना है? हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहा होगा, तो यहाँ से आप लोग इसको मांग सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी हो तो वहाँ पे हम आपको इसको शेयर कर देंगे। तो थैंक यू एवरीवन। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग जरूर जुड़ेगा, उपसर्ग और प्रत्यय होगा।
तो थैंक यू। आज की क्लास को आपको एंजॉय किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, वीडियो लाइक करें। तो थैंक यू एवरीवन।